एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6.8। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था कोई बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, उसमें ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स होता है और राइट का फोर्स बराबर में लेफ्ट का फोर्स होता है। बोलिए से, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर। ठीक है, कह रहा भैया क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा एक बार है, बोलिए मत भाई प्लीज। एक बार है जिसकी लंबाई क्या है, 70 सेंटीमीटर है। क्या है? 70 सेंटीमीटर है यहां से। ठीक है, पूरा 70 सेंटीमीटर का ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है 4 kg मास है, इसका मास कितना है? 4 kg। तो इसका वेट क्या होगा? 4g। क्या होगा? 4 kg मास है तो वेट कितना होगा? 4g होगा ना, m×g। सेंटर पे लगता है वेट इसका, ये सेंटर है इसका। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है 2 नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। कह रहा है भैया 2 चक्कू है कुछ इस तरीके, ऐसे इस तरीके से इसको रॉड को सपोर्ट कर रही है जमीन पे। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या? 10 सेंटीमीटर है। क्या है ये दूरी भी क्या? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक रॉड है जिसको 2 चक्कू की धार पर ऐसे सपोर्ट किया गया। ठीक है, ये जो चक्कू रखी गई है वो इस वाले एंड से 10 सेंटीमीटर पर है, इस वाले एंड से 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, ऐसा रखे जाने पर, अच्छा यहां पे लिखा हुआ अ लोड इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। कह रहा है कि एक लोड है जो कि किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाया गया। तो मैंने माना इस वाले एंड से, ए एंड से एक लोड लटकाया गया है, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहां पर, यहां पर लटकाया गया, कितना मास है इसका? 6 kg लिखा हुआ भैया, 6 kg का मास लटकाया गया, तो इसका वेट क्या होगा? 6g। कितना होगा? अच्छा, ये चक्कू रखे गए, तो ये नाइफ 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 एच पे रखे गए चक्कू, तो यहां पर आ रहा है रिएक्शन N1 और यहां पर रिएक्शन आ रहा है N2। इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 इफ whole system is in, whole system is in इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम क्या है भैया? इक्विलिब्रियम में। ध्यान दीजिएगा भैया, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये दे दे यार कुर्सी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी भैया? 70 सेंटीमीटर। क्या है? इसका मास कितना है? 4 kg। क्या है? 4 kg। तो वेट कितना होगा? सेंटर पे लगेगा, कितना होगा? 4g। ठीक है, कह रहा है इसके दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर चक्कू की धार पर यह रॉड रखी गई है। ठीक है, चक्कू की धार है, चक्कू की धार नहीं होती, उसके ऊपर यह रॉड रखी गई है यहां से। ठीक है, कह रहा है कि भैया इसके किसी एक एंड से, तो मैंने कहा वो एंड ये है, इसके किसी एंड, एक एंड से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 6 किलो का मास लटकाया गया है। 6 किलो का मास लटकाया गया, तो वेट कितना होगा? 6g। क्या होगा? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया बताइए, बताइए कि भैया N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है भैया? इक्विलिब्रियम में। कलर मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ना तो ये गोल गोल घूम रहा है ना ये चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा भैया, प्लीज बोलिए मत कोई भी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? हाँ, दोनों बैठना है। तुम्हारा चैप्टर नहीं आ रहा वाला ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? क्यों नहीं आ रहा? 35 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर है। ठीक है,
ये क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा, सेंटर से, ये सेंटर है ओ, ये कितना होगा, ये पूरा यहां से यहां तक 35 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा ये, 25 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे पता लग गया कि इस वाले जो N1 फोर्स, भाई प्लीज बोलिए मत, जो N1 है उसकी दूरी इस O पॉइंट से कितनी भैया, 25 सेंटीमीटर। क्या है, अच्छा N2 की दूरी कितनी होगी बताइए, इसकी भी 25 ही होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। अच्छा ये 6 kg जो वेट है, 6 kg जो वेट है, जिसका 6 kg जो मास है, जिसका वेट क्या है 6G, उसकी दूरी कितनी है यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी होगी, ये यहां से 30 है, ये पूरा 35 है, ये पूरा 35 है, ये 30 है केवल, तो ये कितना होगा, 5 होगा, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका ओ पॉइंट है, इसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोल रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब कह रहा है पूरा सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या हो भैया, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना तो ये रोटेट कर रहा है, ना ही ये आगे पीछे चल रहा है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर में, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर और इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल ऊपर 2 फोर्स लग रहा है और नीचे 2 फोर्स लग रहा है ना। ये दोनों क्या होने चाहिए, अगर ये दोनों ज्यादा होते तो कहां जाती है रोड, ऊपर, और ये दोनों ज्यादा होते तो कहां थी रोड, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि N1 प्लस N2 बराबर में 6G+4G, N1 प्लस N2 बराबर में 10G। गेट बंद कर दे इसे। ये होगी पहली इक्वेशन। सबको समझ में आ गया होगा, ये कुछ खास नहीं है ये इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे। ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। क्या है ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से पता लगा, और सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये रोड क्या रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या इधर जा रही है या इधर जा रही है या नीचे आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब भैया इस बॉडी पे ऊपर लगने वाले टोटल टॉर्क की वैल्यू भी क्या है, 0। क्या है, अब देखते हैं भैया। तो भैया द गिवन बॉडी, द गिवन बॉडी, कुर्सी लिया वहां से, गिवन बॉडी या गिवन रॉड इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोड किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क, कितने भी टॉर्क हो सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। चलो कितने टॉर्क लग रहे हैं बताइए मुझे जरा। टॉर्क कब लगता है, जब आर्म पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर फोर्स लगता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर अगर आपका फोर्स लगेगा तो टॉर्क आएगा। चलो देखते हैं भैया, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फोर्स लग रहा है इससे। तो ये वाला देखिए, मान लीजिए आर्म है, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस आर्म के अंदर कैसा टर्निंग इफेक्ट आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये आर्म है, इसकी लंबाई क्या है भैया, 25 सेंटीमीटर, उसके ऊपर फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, तो बताओ ये आर्म कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेगा नहीं घूमेगा, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई गणित लगाने वाली बात नहीं है। अगर इस आर्म पे मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो टर्निंग इफेक्ट इस तरीके से आएगा। चलो भैया क्लॉकवाइज। तो भैया इसके ऊपर, इस आर्म के ऊपर जिसकी लंबाई यहां से यहां तक क्या है भैया 25 सेंटीमीटर है, वो आपको ऊपर भी लिख रखा है मैंने, उसके ऊपर अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ऐसे आएगा। और टॉर्क की वैल्यू, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। जब भी रोटेशन मोशन की बात करूंगा तो रोटेशन मोशन में कोई भी चीज होगी वो क्लॉकवाइज क्या होगी, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी। ये आर्म कैसे घूम रहा है इस फोर्स की वजह से, इस N1 फोर्स की वजह से 25 सेंटीमीटर का जो आर्म है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्या होगा,
नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर एफ साइन थीटा। आर क्या है भैया 25 सेंटीमीटर और एफ क्या है भैया आपका N1, तो भैया टॉर्क की वैल्यू क्या है माइनस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.25, बोला हाँ 25 सेंटीमीटर को मीटर आर एफ होता ना, तो आर क्या 25 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.25 आएगा। फोर्स कितना लग रहा है N1 और पीछे लगता है साइन थीटा, लेकिन आपको पता है साइन थीटा यहां पर क्या है, अब ये आर्म है, ये उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एंगल कितना लग रहा है, तो साइन क्या हो गया 90, क्या हो गया 90, तो साइन यहां पर लिख दीजिए 90, तो इसके लिख दोगे माइनस 0.25 N1, ये हो गया आपका पहला टॉर्क। चलो भैया देखिए, चलो एक टॉर्क दिख गया होगा आपको, अब मैं दूसरे टॉर्क की बात कर रहा हूं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूरी पर एक फोर्स और लग रहा है जो कि N2 है, इसकी दूरी, इसकी वैल्यू कितनी है 25 है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 25 है, लेकिन अगर इस आर्म पर फोर्स ऐसे लगेगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस आर्म पर इस दूरी पर फोर्स ऐसे लगेगा तो कैसे घूमेगा ये आर्म एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ऐसे आएगा टाउ टू, वो क्या होगा प्लस दूरी कितनी है 0.25, फोर्स कितना है भैया N2, और आपको बता दूं साइन यहां पर क्या होगा 90 होगा, आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि भैया इस आर्म के ऊपर ये फोर्स क्या लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है, अलग अलग बैठ गया, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस गैप कर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 इंटू में N2, समझ गया, एक टॉर्क ही हो गया, मतलब दो टॉर्क मिल गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखते हो और कहीं टॉर्क लग रहा है, तो भैया आप देख रहे हो इस वाले आर्म पर फोर्स ऐसा लग रहा है 6G, वेट भी तो फोर्स ही होता है, इस आर्म पर, ये आर्म है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी देखनी है आपको, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर और उसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है नीचे, तो बताओ इस वाले आर्म को ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वाले आर्म पर, ये आर्म है, इसके ऊपर फोर्स नीचे लगा दिया तो ये आर्म कैसे घूमेगा, ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। भैया देखिए थोड़ा डायग्राम को फील कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, इस आर्म के ऊपर जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है उसके ऊपर नीचे फोर्स लगा दिया कितना 6G, तो इसके अंदर टॉर्क क्या आ रहा है भैया टाउ 3 की वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस होगा, कितना होगा, आर्म की वैल्यू कितनी है, आर्म की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होता है 0.05, ये हो गया आर, और सॉरी आर एफ कितना है भैया 6G, और साइन कितना होगा 90, क्योंकि आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 0.056G, ये हुआ टाउ 3। अब कहीं और फोर्स लग रहा है, कहीं और लग रहा है फोर्स, अब लग रहा है एक और फोर्स, लेकिन वो जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लग रहा है, एक फोर्स 4G भी है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लग रहा है, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लगता है तो उसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती है आर एफ साइन थीटा, यहां पर आर की वैल्यू क्या है, आर होता क्या है फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी, अगर फोर्स को मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लगा दिया तो दूरी क्या होगी 0, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 0, यानी टाउ 4 क्या होगा, इसकी वजह से जो टाउ 4 रहेगा वो क्या होगा 0, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। अब देखिए भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4, सबका सम क्या आना चाहिए, टाउ 1 की वैल्यू क्या है देखिए, टाउ 1 की वैल्यू क्या बेटा माइनस 0.25 इंटू में N1, बोला हाँ, टाउ 2 की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस 0.25 इंटू में N2, बोला हाँ, टाउ 3 की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू में 6G, बोलो हाँ, जी की वैल्यू 9.8 रख देना, ठीक है, और टाउ 4 की वैल्यू क्या है आपकी 0, क्या है 0। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन और बन रही है N1 और N2 की टर्म में, बन रही नहीं बन रही, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे N1 और N2 की वैल्यू मिल जाएगी। जिसको एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, ना तो उसको जीने का अधिकार है, तो वो जाते वक्त सुसाइड कर लेगा भाई,
उसको जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मर जाए वो ज्यादा अच्छा है। आती दुर्गुंडा? ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहां पर जो मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। इससे बढ़िया क्वेश्चन इस बुक में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये बता रहा हूं जो मैं करा रहा हूं ना, उसको पक्का कर लेना, क्योंकि सेम ऐसी मिलेगा आपको बुक में, वहां पे पेपर में। एक क्वेश्चन भैया बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए बेटा, बोलिए मत, जूते से मारू बोलना। 6.2 टेक्स्ट बुक का 6.2 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है भैया एक HCl मॉलिक्यूल है, क्या है, और इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं 101% गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, कह रहा है भैया एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl। H के ऊपर क्या होता है? प्लस आयन, Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस आयन। इनके बॉन्ड की लेंथ जो है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, वो है भैया 1.27 एंगस्ट्रॉम। 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अरे 1.27 एंगस्ट्रॉम इनकी बॉन्ड की लेंथ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका मास यदि m है, वैसे बोल रखा है कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? क्लोरीन का मास क्या होता है? हाँ, तुझसे पूछो। 30.5 यूनिट क्या होगी? यूनिट, हाँ, म्यू या यू? यू मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। म्यूनी यू होता है, यू यू मतलब यूनिफाइड मास। देखिए भैया, क्या रखा है कि भैया इसका जो भी मास है, क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ क्लोरीन इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कह रहा भैया अगर हाइड्रोजन एटम का मास क्या है, हाइड्रोजन का मास m लिया मैंने, तो क्लोरीन का क्या लूंगा? क्लोरीन का लूंगा मैं 35.5 m, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास मैंने m लिया, तो क्लोरीन का इतना होगा। कह रहा भैया बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा? ये एक हाइड्रोजन क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, उनके बॉन्ड की लेंथ क्या है भैया? सब एक 1.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, और कह रहा है कि भैया इसको बताओ सेंटर मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? तो आपको यहाँ पर देखिए करने के इसके दो तरीके हैं, मैं आपको इजिएस्ट तरीका बताता हूँ। इजिएस्ट तरीका कि आपको याद होगा, मैंने, अच्छा अपने को पता भी है सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स क्लोरीन ही लाई करेगा, पता है आपको क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास हमेशा बड़े मास की तरफ होता है। रेप्टा मार दो, खींच के ध्यान क्यों? ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमेशा हैवियर मास की तरफ लाई करता है, पता नहीं पता? यहां पर हैवियर मास क्या है? क्लोरीन के नजदीक में लाई करेगा। ये हो गया भैया सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का। मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने बोला क्लोरीन के पास में है। तो मैंने बोला हाइड्रोजन से उसकी दूरी कितनी है? एक्स है। तो क्लोरीन से, छोड़े, क्लोरीन से उस पॉइंट की, क्लोरीन से उस सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? एक्स है। तो हाइड्रोजन से कितनी दूरी होगी? 1.27 माइनस, बोला हाँ, किसको किसको क्लियर है? क्लियर है ना? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर ही है, ये रहा। तो मैंने बोल दिया भैया जब सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है और दोनों बॉन्ड के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1.27, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो मैंने कहा भैया 1.27 एंगस्ट्रॉम है, अगर क्लोरीन से उस पॉइंट की दूरी क्या एक्स है, तो हाइड्रोजन से उस पॉइंट की दूरी कितनी होगी जहां पर सेंटर ऑफ मास लगेगा? अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने कहा था अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर दी जाए, अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर दी जाए, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होती। याद है नहीं याद है प्रोबेबिलिटी भाई की? और मैंने यह भी बताया था मूवमेंट हमारे पास तीन तरह की होती है। एक होता है मूवमेंट ऑफ मास, क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मास, जो कि क्या होता है भैया? m इंटू में r, मास इंटू में रेडियस। एक होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है? आर एफ, जिसको आप टॉर्क भी कहते हो, क्या कहते हो? और एक होता है आपका मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एम एम, मोमेंटम लिख दो, डबल एम।
मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इसे एंगुलर मोमेंटम को मैं एल से लिख देता हूं, ये क्या होता है आर पी, याद है। तो भैया किसी भी प्रकार की चाहे मूवमेंट ऑफ मास हो जो कि एम आर होती है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होती है जो कि टॉर्क होती है, आर एफ होती है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम जो कि क्या होती है आरपी होती है, किसी प्रकार की कोई सी भी मूवमेंट हो वो हमेशा क्या होगी जीरो होगी। तो हमने इसको बॉडी को यहां पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। बॉडी को बैलेंस कर दिया तो हम जानते हैं एज बॉडी बैलेंस्ड, एज बॉडी बैलेंस्ड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, देन एनी मूवमेंट, टोटल मूवमेंट क्या होगी, टोटल मूवमेंट कोई सी भी मूवमेंट तो क्या होगी भैया जीरो होगी, क्या होगी। तो अच्छा देखिए इस हाइड्रोजन का कुछ मास होगा, वो मास कितना है बेटा एम, वो देखो एम ले रखा है ना मैंने। और क्लोरीन का मास क्या होगा 35.5 एम। तो इस मास की वजह से जो मूवमेंट होगी इसके अंदर वो इस तरीके से होगी, और इस मास के वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी इधर होगी। तो कैसी मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लोरीन जो मूवमेंट दे रहा है वो कैसी दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज। और ये जो हाइड्रोजन मूवमेंट दे रहा है वो कैसी दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या दे रहा है। और आपको पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है पॉजिटिव। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भैया ध्यान क्या होगा, आपका मूवमेंट ऑफ मास जो कि भैया क्या है ये वाला, इसकी वजह से मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू में आर। आर क्या है सेंटर ऑफ मास से उस मास की दूरी। मास की दूरी कितनी है भैया, अगर मैं हाइड्रोजन की वजह से बता रहा हूं, हाइड्रोजन का मास कितना है एम, और इसकी दूरी कितनी है 1.27 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कैसी मूवमेंट दे रहा है हाइड्रोजन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगी भैया पॉजिटिव मूवमेंट होगी, क्या होगी। अब ये कैसे क्लोरीन कैसी मूवमेंट दे रहा है क्लॉकवाइज, तो ये मूवमेंट कैसी होगी नेगेटिव। वैल्यू बताओ माइनस, मास कितना है 35.5 एम, और दूरी कितनी है इसकी एक्स, सेंटर ऑफ मास से एक्स, बराबर में क्या आएगा जीरो। दोनों को बराबर कर दो, इसको उधर ले जाओ तो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर उसका तो क्या हुआ 1.27 एम माइनस एम इंटू में एक्स, ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। 35.5 एम इंटू में एक्स, ठीक है भैया। इसको उधर ले जाओ, ठीक है, इसको उधर ले आओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा 36 हो जाएगा ना। 1.27 एक्स बराबर में क्या होगा 36, उधर जाएगा तो क्या होगा 36.5 एम एक्स, बोला हाँ। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1.27 एक्स अपॉन में 36.5 है, अच्छा एक्स इक्वल्स टू में 36.5 एम एक्स। अरे अच्छा यार वो एक्स क्यों लगा रहा हूं मैं, एम लगूंगा ना, सॉरी भाई सॉरी। ये हो गया भैया, ये उधर गया तो क्या हुआ 1.27 एम इक्वल्स टू में क्या हुआ 36.5 एम एक्स। तो एक्स क्या होगा 1.27 एम अपॉन में 36.5 एम, एम से एम कैंसिल हो गया, काटा पीटी कर लो भैया, क्या आ गया एक्स आ गया, क्या आ गया एक्स। एक्स जो होगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम क्लोरीन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, और अगर आपको उस x की वैल्यू को 1.27 से माइनस कर दोगे तो आएगा सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। समझ गए भैया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 6.8, 6.8 ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तब तो स्किल ऐड में ही है जो, अब तो स्किल सेट भी है जो।
अच्छा तो फिर कितने देगा, अभी कितने देगा? अच्छा चल ठीक है चल। उसका घर का पता लगा? नहीं नहीं, यशोदा ने उसका घर दिखा देगी, क्या नाम है उसका, कौन सी लड़की है उसका नाम दूसरा, जिसे तिलक लगाती है चंदन वाला। चल मैं तेरे कॉल करता हूँ अभी, ठीक है? देखिए भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए मूवमेंट के ऊपर ही फोर्स है भाई, देख प्लीज। 6.8 क्वेश्चन कह रहा है भैया एक दीवार है, दीवार से एक रस्सी लगी है, रस्सी में बंधी है एक रॉड, रस्सी में बंधी है रॉड। अब यही रॉड तेरे में दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, ये रॉड है, ठीक है, दो रस्सी से बंधी पड़ी है। यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका वैसे 36.9 डिग्री बन रहा है, लेकिन हम ऐसा एंगल लेके चलते हैं जो उससे आपको सॉल्व हो जाए, ठीक है? बाकी आपको ऐसा एंगल अगर 36.1 या समथिंग ऐसे कोई ऑड एंगल दिया होगा ना, तो आपको सामने से मेंशन कर रखा होगा इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो हम नॉन एंगल लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। और ये क्या कह रहा है भैया, ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, क्या है ये? 30 डिग्री का एंगल। और यहां पर बन रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है? अभी क्या कह रहा है भैया, और नॉन यूनिफॉर्म बार। अच्छा ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि भैया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, इस तरीके से ये, ठीक है, सीधी रोड नहीं है, ठीक है? तो भैया इसकी लंबाई है 2 मीटर होती तो 2 मीटर, ये 2 मीटर लंबाई है इसकी, ध्यान दीजिए भैया। और आपको पता है सेंटर मास कहां पे लाई करेगा? तो टूवर्ड्स हेवियर मास, यहां पे लाई करेगा। इसका वेट यहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको वेट का जहां पे वेट टोटल वेट लाई करता है ना, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जहां पर कुल मास लाई करता है वहां पर सेंटर ऑफ मास कहते हैं। आपको बता दूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बहुत हैवी बॉडी के लिए थोड़ा सा नीचे होता है मास के अलावा। मास, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है, बहुत हैवी बॉडी के लिए। बाकी लाइट बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए दोनों पॉइंट क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, ठीक? तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुन लीजिए, कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म बार द वेट डब्ल्यू सस्पेंडेड एट रेस्ट, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है पूरा का पूरा मामला। दो टू स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट एज शोन इन द फिगर, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग इज वर्टिकल, इतना दे रखा है आपको, दे रखा है। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी, ठीक है, ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार। कह रहा भैया आपको ये यहां पर ये निकालना डी, इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर ये डी है तो ये क्या होगा, 2 - डी, बोलो हाँ, 2 - डी बोलो। यहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो अपने को पता है एक आर्म की लंबाई क्या होगी सेंटर ऑफ मास से, डी, और दूसरे आर्म की लंबाई क्या होगी, 2 - डी, बोलो हाँ। अच्छा देखो ये रस्सी है जिसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है, टी, यहां पर लग रहा है T2, सो यहां पर T1 कर दो और यहां पे क्या कर दो, T2, ठीक है? अब लाइन में यहां पे खींच रहा हूं, देखो रिजोल्यूशन यहां पर भी आ गया, सेंटर मानो, रिजोल्यूशन बड़ी काम की चीज है भैया। तो ये क्या है 30 है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ये 45 है तो ये भी क्या होगा 39 डिग्री। रिजोल्व करता हूं तो T1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जैसे यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आया T1 का, T1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा वहां पे, थीटा बना इसके साथ, T1 cos 30 डिग्री, और ये क्या होगा T1 sin 30 डिग्री, ठीक है भैया? ऐसे ही क्या होगा T2 cos 60 डिग्री, 45 डिग्री, और T2 sin 45 डिग्री, बोलो हाँ, ठीक है? अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर फोर्स पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इसके ऊपर टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, समझ गया?
लेफ्ट साइड का फोर्स राइट के बराबर होगा, ऊपर का फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे के। अब देखिए कैसे करते हैं। गिवन है, गिवन सिस्टम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। सो टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क क्या होगा, किसके बराबर होगा, जीरो के। अगर गिवन सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। चलो एक काम करते हैं, इस आर्म को ये वाला फोर्स कैसा टॉर्क प्रोवाइड करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस आर्म को ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है भैया। तो इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा ऐसे रहेगा, वो क्या होगा, टाउ वन इक्वल्स टू माइनस फोर्स, आर्म कितना है डी, डी की वैल्यू निकालनी है, और फोर्स कितना लग रहा है टी वन कॉस 60, कॉस 30, सॉरी कॉस 30 क्या होता है, अंडर रूट 3 बाय में 2 क्या होता है, तो अंडर रूट 3 बाय में 2 इंटू में टी वन, और साइन की वैल्यू क्या होगी भैया 90 डिग्री होगी, क्योंकि आपको पता है आर्म के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ गया। अच्छा इस आर्म को, इस आर्म को ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो टॉर्क की वैल्यू टाउ 2 होगी, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आर्म लेंथ क्या है 2 माइनस डी, फोर्स कितना है T2 cos 45 क्या होता है भैया 1 बाय में रूट 2, ठीक है भैया। और साइन क्या हो गया 90, क्योंकि आपको पता है आर्म के ऊपर ये फोर्स कैसा लग रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, पता है आपको क्यों, क्योंकि भैया ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लग रहा है। अगर कोई फोर्स या कोई वेट सेंटर ऑफ मास पे लटकाएगा तो उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता। देखो तो टॉर्क देखिए, टाउ वन प्लस टाउ टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। टाउ वन क्या भैया माइनस डी अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, ये क्या है भैया T1 है, T1 है ना, T1 प्लस टाउ टू की वैल्यू क्या है, टाउ टू की वैल्यू ये टाउ टू की वैल्यू है, क्या होगा 2 माइनस डी, 2 माइनस डी, और क्या है भैया ये क्या आपका T2 है ना, T2 अपॉन में अंडर रूट 2 बराबर में क्या आ गया जीरो, क्या आ गया, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन कैसे बने, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाऊं, देखिए भैया इन दोनों को अगर सम करके मैं इसके बराबर कर दूं, डब्ल्यू भी तो वेरिएबल है, नहीं निकल सकता। T1 वेरिएबल है, T2 वेरिएबल है, डब्ल्यू भी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व कर रखी है क्या आपने, नहीं कर रखी, तो इससे नहीं होगा सॉल्व। अपने पास एक तरीका और है, बताओ कोई, कोई बताया भैया, किसी को दिख रहा है, दिस कंपोनेंट इक्वल्स टू में दिस कंपोनेंट, ठीक है, एंड T1 साइन 30, ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट वाला फोर्स क्या होता है नेगेटिव होता है, और एक आ जा रहा है राइट में, तो क्या होगा पॉजिटिव, प्लस T2 साइन 45 बराबर में क्या आ गया जीरो, इसको उधर ले आओ तो क्या हुआ T2 साइन 45 बराबर में T1 साइन 30, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी अपने को पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, खत्म हो चुका है। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे, समझ गए, T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल, केवल वेरिएबल क्या बचेगा D, D वेरिएबल बचेगा, वहां पे सॉल्व करके आप निकाल लोगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए भी अगर डिवाइड करते हो, इसको उधर ले आओगे ना तो पॉजिटिव में निकले, ये वाली टर्म उधर रहेगी ना, समझ में आ नहीं आ रहा, इसको जब आप उधर ले आओगे इस वाली टर्म को तो पॉजिटिव हो जाएगी, इधर आके क्या आ जाएगा, इधर होके क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस डी T2 अपॉन में रूट 2 बराबर में क्या होगा, उधर आएगा तो क्या होगा प्लस डी अंडर रूट 3 बाय में 2 इंटू में T1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और नीचे वाली क्या होगी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो T2 और T2 क्या हुआ कैंसिल, T1 और T1 क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा केवल वेरिएबल में D, D की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल दोगे, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हैंड बोथ इक्वेशन, तो आपको D की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 6.9, ठीक है, इसमें इक्वेशन आनी है, इक्वेशन आके आपको दे दो, ठीक है, आप कर सकते हो सॉल्व। कह रहा है कार वेट 1800 किलोग्राम, कार का वेट कितना है, ये कार है आपकी,
क्या? हाँ, ठीक है, ये कार है और कार का वेट कितना है? 1800 किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है भैया द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। कह रहा है इसका फ्रंट एक्सल जो है, ये एक्सल होता है और ये बैक एक्सल है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1.8 मीटर। कितनी है? इन दोनों एक्सल के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 1.8 मीटर है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है भैया? ये कार कहाँ खड़ी है? चलो यार, ये बैक टायर नहीं बनाते यार, बैक टायर तो खराब कर देंगे। ऐसे देखा जा रहा है डायग्राम को, देखिए हम ऐसे देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा? सामने के दो टायर, पहला टायर, पीछे वाला टायर नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, ये ग्राउंड पर है, तो भैया देखिए इसमें लीजिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा? 1800। वेट कितना होगा? 1800 जी। अच्छा, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 1.8 मीटर। बोलो हाँ, सेंटर मास ये रहा। ठीक है, ये है आपका इस पॉइंट का रिएक्शन N1 और ये है आपका N2। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, इसको पहले लिखना है ट्रांसलेशनल। पूरा सिस्टम क्या है? इफ होल सिस्टम सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या है भैया? टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा? जीरो। टॉर्क एक तो ये लगेगा, ये दूरी कितनी होगी भैया? इसको ले लो x, तो ये कितनी होगी? 18, सॉरी 1.8 माइनस एक्स, है ना? तो इस आर्म को ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, कैसे? क्लॉकवाइज। और इस वाले आर्म को ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से टाउ वन आएगा, यहां से टाउ टू आएगा, कर लोगे भैया? टाउ वन टाउ टू के बराबर कर दोगे, टाउ वन बराबर में टाउ वन प्लस टाउ टू क्या कर दोगे? जीरो। आ गया पहली इक्वेशन।